हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनीज अकाउंट की बैलेंस शीट। देखिए प्रीवियस भी हमने बैलेंस शीट को पढ़ा है, लेकिन इस बैलेंस शीट और उस बैलेंस शीट में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए जो प्रीवियस हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी ना, वो हमने पढ़ी ही थी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। ठीक है। और ये जो हम बैलेंस शीट पढ़ने वाले हैं, जो हमने ओल्ड बुक्स में पढ़ी थी, जैसे कि फंडामेंटल बुक में, ठीक है, अब जो हमने पढ़ने हैं दैट इज वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है। ये न्यू बैलेंस शीट है और इसको हम कंपनी की बैलेंस शीट कहते हैं। देखिए चीजें वही होती हैं, लायबिलिटी एसेट सब वही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ मेन हेड्स होते हैं, कुछ सब हेड्स होते हैं, कुछ मेन हेड्स होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लर्न करनी पड़ेगी। ये पूरी बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो दे रखा है। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था नोट्स में दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ऑफ किसका 129, दैट इज कंपनीज एक्ट, दैट इज ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 जो बना था, उसके अकॉर्डिंग उस सेक्शन में ये प्रिस्क्राइब है कि जो बैलेंस शीट है हमारी वो किस फॉर्म में होनी चाहिए। यानी ये जो प्रिस्क्राइब बैलेंस शीट है ये हमें एज इट इज ही लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम इसकी सीक्वेंस क्या चेंज कर सकते हैं क्या, कभी ऐसा कर सकते हैं कि हम इसमें जो है अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटी को नीचे लिख लें, या फिर ये जो नीचे सेक्शंस है ABC सेक्शंस है, क्या हम इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऊपर लिख लें कैपिटल के ऊपर और शेयर कैपिटल नीचे लिख लें? तो बिल्कुल नहीं। ये जैसे आपको दिख रही है वैसे ही आपको यहाँ पे जो है लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है। इसका कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मेट चेंज जो है करेंगे आप आगे चल के, सेम फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है। यू विल नॉट चेंज द फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट रहने वाला है इसका। ठीक है। और आपको इस फॉर्मेट के हिसाब से ही लर्न करना पड़ेगा। देखिए काफी इजी है ये बैलेंस शीट, अगर हम समझ के करें, कॉन्सेप्ट से करें तो ये बहुत ही इजी है। देखिए आने वाले हर एक चैप्टर, ये जो आपकी एनालिसिस वाली बुक है, जो एनालिसिस जो वाली बुक है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, ठीक है, ये जो आपकी बुक है ना, ये सारी की सारी जो है ये बैलेंस शीट के ऊपर ही है। तो अगर आप अपनी बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। नाउ बिना किसी देरी के हम फॉर्मेट पे आते हैं बैलेंस शीट के। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये हमारा कुछ फॉर्मेट है स्क्रीन पे, तो शुरू करते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या लिखा है, नेम ऑफ द कंपनी। तो नेम ऑफ द कंपनी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, नॉट टू वरी, आपको कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना है टॉप पे बैलेंस शीट के फॉर्मेट के ऊपर। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा बैलेंस शीट एज एट। कब बैलेंस शीट कब बनी, 31 मार्च को बनी। लेट सपोज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 31 मार्च को बनी। 2000 किस ईयर में बनी वो भी हमें ईयर यहाँ पे मेंशन करना है। और ये दोनों ही चीजें आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगी। ठीक है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइड है तो आप जो है कुछ ना लिखें, सिर्फ बैलेंस शीट एज एट लिख दे, नेम ऑफ द कंपनी कुछ ना लिखें, बट फिर भी क्वेश्चन में जो है आपको नेम ऑफ द कंपनी जरूर दिया होगा, जैसे XY LTD, ABC LTD। ठीक है। तो इस तरीके से दिया होगा। नाउ कम टू द फॉर्मेट। तो देखिए ये फॉर्मेट यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि क्या फॉर्मेट है इसका। हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। देखिए आपको कैसे लर्न करना है इतनी बड़ी जो बैलेंस शीट है, आपको कैसे कैसे इसको लर्न करना है, क्योंकि अगर ये लर्न नहीं हुई तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे आने वाली है, राइट। तो इसको करना कैसे, देखिए सबसे पहले तो आप ये सीख लीजिए कि कुछ हमारे पास ना यहाँ पे होते हैं मेन हेड। ठीक है। और कुछ हमारे पास होते हैं यहाँ पे मेन हेड, और कुछ हमारे पास यहाँ पे होते हैं सब हेड। ठीक है, सब हेड, ये आपको याद रखना है। कुछ हमारे मेन हेड होते हैं, कुछ मेन हेड होते हैं, और कुछ हमारे सब हेड यहाँ पे दिखते हैं। देखिए कौन कौन से, यहाँ पे ये जो आपको
हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। देखिए दो ही मेन हेड होते हैं, जैसे प्रीवियस बैलेंस शीट में भी हमने पढ़ा है एसेट्स एंड लाइबिलिटी, है ना, वैसे ही यहाँ पे भी लाइबिलिटी और एसेट टाइप का दो मेन हेड होते हैं। तो मैं इनको लिख लूंगी यहाँ पे साइड पे, मेन हेड, ठीक है, ये भी हमारा मेन हेड है, ठीक है। तो दो ही टाइप के मेन हेड होते हैं, दैट इज कौन कौन सा, हमारी इक्विटी, ठीक है, एंड लाइबिलिटी, ठीक है, और दूसरा हमारा मेन हेड कौन सा होता है, दैट इज हमारे एसेट्स, ठीक है। ये दो मेन हेड होते हैं। आगे नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये जो है ना फर्स्ट नंबर पे मेन हेड के नीचे जो हेड होगा दैट इज आर मेन हेड, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे आपको सेक्शंस दिख रही है ना यहाँ पे एबीसी करके, ये हमारे सब हेड्स होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे सब हेड्स होते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये हमारा क्या है, मेन हेड है, इसके नीचे कोई सब हेड नहीं है तो चलेगा। देखिए किसी के नीचे सब हेड्स होंगे, किसी के नीचे नहीं होंगे, किसी के नीचे 3 होंगे, किसी के नीचे 4 होंगे, तो वो आपको लर्न करने पड़ेंगे एज इट इज, ऐसा कुछ फिक्स रेशियो नहीं है, ठीक है। इसके नीचे है मेन हेड, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, सब हेड्स बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। पहले लायबिलिटी का कवर करेंगे, सेम एज एसेट का भी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब एक एक करके हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे और देखेंगे कि उस पॉइंट में क्या है और उस पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ आ जाते हैं अपने, देखिए सबसे पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ पे है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी तो हमें पता है, बट इक्विटी क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट नंबर डाल देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट मेन हेड है, ठीक है। यहाँ लिख लेती हूँ मैं मेन हेड, ठीक है, ये याद रखना आपको। देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी पे हम आते हैं। देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी जो है ना वो क्या होती है, देखिए इक्विटी का मतलब होता है ऑनर का फंड, यानी कि ऑनर्स फंड, राइट। और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए लाइबिलिटी का मतलब होता है हमारी बोरोड फंड। दो टाइप के फंड होते हैं आपको पता है, ऑनर फंड और बोरोड फंड, हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक मिनट, दो टाइप के फंड होते हैं, दैट इज ऑनर्स फंड और बोरोड फंड, ठीक है। तो ये उस बोरोड फंड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी जितनी भी ऑनर का जो भी कलेक्शन है, ऑनर की जितना भी फंड है, जितनी भी कैपिटल है, वो सारी हमारी इक्विटी में आती है। वेरएज जितना भी हमने किसी से उधार ले रखा है, जितनी भी तरह की लाइबिलिटीज होती हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म्स हो, वो सारी हमारी इन हेड्स के अंदर आती है। यानी हम ये तो समझ गए कि जितना भी पैसा चाहे शेयर होल्डर के पास हो, चाहे हमारे हमारे ऑनर के पास हो, और जितनी भी हमारी लाइबिलिटी है वो भाई साहब इन हेड्स के नीचे ही आने वाली, इन मेन हेड्स के नीचे यहाँ पे आने वाली है। तो मतलब इन सब में इक्विटी एंड लाइबिलिटी के बारे में ही बताया है, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं क्या इन्होंने बताया है इसमें। देखिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बताया है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। फंड क्या होता है, कोई अमाउंट अगर कलेक्शन में होता है तो उसको हम फंड कहते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर का फंड को हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, राइट। लेकिन ये शेयर होल्डर होता कौन है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो शेयर होल्डर कौन होता है वो देखते हैं, आ जाइए इस साइड, ठीक है। तो शेयर होल्डर कौन होता है, देखिए शेयर होल्डर इज द पर्सन, ये कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये कोई कंपनी हो सकती है हमारी, ये कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है। हु ओन्स एटलीस्ट, जिसने एटलीस्ट कम से कम जो है एक शेयर जो है किसी भी कंपनी का, ऑफ अ कंपनी ओन किया हो,
उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं, है कि नहीं? अकाउंटिंग टर्म में इसको कहते हैं, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि शेयर अगर किसी कंपनी का किसी ने होल्ड किया है तो हम ये कह सकते हैं दैट शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर रहा होगा, ठीक है? शेयर होल्डर हम कह सकते हैं दैट कंपनी का, एक मिनट, कंपनी का ऑनर रहा होगा, ठीक है? क्योंकि उसके पास शेयर्स है ना, राइट? सो इसेंशियली मैं ये कह सकती हूं, वी कैन से दैट ही कम्स विद द राइट, उसके पास कुछ ना कुछ राइट्स होंगे। क्या राइट? किस राइट की बात कर रहे हैं हम ये राइट की बात कर रहे हैं कि टू शेयर इन दी प्रॉफिट्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर वो कंपनी का मालिक हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने शेयर्स लिए हैं, तो उस कंपनी के अगर उसने शेयर्स लिए हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका मालिक हुआ, और अगर वो मालिक हुआ तो उसका पूरा हक है कि वो प्रॉफिट में भी शेयर लेगा, इजंट इट? ठीक है, तो जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है ना भाई साहब, जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? ना हम उसको सैलरी कहते हैं, ना हम उसको डिविडेंड कहते हैं, तो कहते क्या है हम उसको? देखिए हम उसको सॉरी, डिविडेंड ही कहते हैं, ठीक है? तो शेयर होल्डर को जो मिलता है ना हम उसको प्रॉफिट कहते हैं, ना हम उसको सरप्लस कहते हैं, फीस नहीं कहते हैं, सैलरी नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं, ठीक है? तो शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, देखिए हमने शेयर होल्डर फंड पढ़ लिया क्या होता है। जो भी शेयर होल्डर के पास रहा होगा उसको हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं, ठीक है? अभी हम आते हैं, जो चीज हमने कर ली मैं उसको इस तरीके से अंदर, ये मेन हेड है हमारा, ठीक है? अब इस मेन हेड के अंदर 3 सेक्शंस आती हैं दैट ABC करके, वो हम 3 सेक्शन को भी पढ़ेंगे। देखिए शेयर कैपिटल सबसे पहली जो सेक्शन यहाँ पे है वो क्या है? शेयर कैपिटल करके है, ठीक है? तो क्या होता है शेयर कैपिटल, वो पढ़ लेते हैं हम। ये भी बहुत इजी है, नाम से ही हमें पता चल रहा है दैट शेयर कैपिटल क्या होती है। देखिए शेयर कैपिटल को मैं ये कह सकती हूं कि ये वो कैपिटल है, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर। क्या मैं ये कह सकती हूँ? यस, मैं कह सकती हूँ कि जितनी भी शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया? शेयर की कैपिटल, ठीक है? तो शेयर कैपिटल मतलब क्या हो गया? तो टोटल अमाउंट, ठीक है? और ये शेयर कौन लगाता है? शेयर होल्डर लगा रहा है ना, शेयर होल्डर के पास शेयर्स हैं, ठीक है? तो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर इज नोन एज आर शेयर कैपिटल, ठीक है? इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है? ऑथराइज कैपिटल, ये सब कैपिटल, बट अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ही करना है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होते हैं, पढ़ा है हमने बचपन में, ठीक है? जब हम 11th क्लास में होते थे, ठीक है, तो हमने पढ़ा है रिजर्व्स क्या होते थे और सरप्लस क्या होते थे। बट फिर भी थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर देती हूँ मैं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं हम, ठीक है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है? क्या होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस? तो देखिए रिजर्व्स वो होते हैं जो हमने मेंटेन किए होते हैं किसी कंपनी ने, ठीक है, ताकि हम फ्यूचर के लॉसेस जो हैं कवर कर सकें, या अगर कोई फ्यूचर में ऐसी कुछ इवेंट हो जाती है तो हम उसको कवर कर सकें, इसलिए हम जो है रिजर्व्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है? अब इसमें कौन कौन से टाइप के रिजर्व्स आते हैं? देखिए बहुत टाइप के रिजर्व्स होते हैं, जैसे आपका कैपिटल रिजर्व हो गया, ठीक है? जैसे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, ठीक है? जैसे आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, ठीक है? जैसे आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गया,
ठीक है, ये सारे 80, ठीक है, ये सारे रिजर्व जो होते हैं वो इस रिजर्व के हेड के नीचे आते हैं। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं सरप्लस की। देखिए सरप्लस क्या होता है। देखिए सरप्लस तो हमें पता ही है, जो अमाउंट जो है हमें सरप्लस में मिलता है, लाइक प्रॉफिट में मिलता है, ठीक है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो होता है उसको हम कहते हैं। तो सिंपली मैं इसमें लिख सकती हूँ दैट बैलेंस ऑफ P&L स्टेटमेंट, राइट, इसको मैं ये कह सकती हूँ। तो यही होता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इसके हेड के अंदर यही आते हैं, ठीक है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट। देखिए हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस पढ़ लिया, शेयर कैपिटल पढ़ लिया। अब बारी आती है हमारी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देखिए ये नहीं सुना होगा कभी आपने, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती है, ठीक है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट इसका एक अमाउंट होता है जो हमें जानना बहुत जरूरी है कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है। तो चलिए आ जाते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं हम, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, हमारा सी सेक्शन में था मनी, ये सारे सब हेड्स हैं, ठीक है, ABC वाले। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, एक मिनट ये थोड़ा सा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, राइट। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मनी रिसीव अगेंस्ट तो समझ में आता है कि भाई कहीं ना कहीं से पैसा आया है, लेकिन ये जो शेयर वारंट है ये क्या चीज है, ये पढ़ेंगे हम सबसे पहले। देखिए शेयर वारंट क्या होता है वो पढ़ना है हमें। देखिए शेयर वारंट क्या होता है वो पढ़ते हैं। सो ये जो शेयर वारंट होते हैं ना, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, या हम कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो हमें क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट किसके लिए होता है, दैट गिव्स द होल्डर, होल्डर मतलब जो शेयर को होल्ड कर रहा है, द होल्डर द राइट, ये उसको एक राइट देता है। क्या राइट है वो, राइट टू परचेज अ स्पेसिफिक number of share at a particular period of time, ठीक है, and at particular price, ठीक है। तो अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। मैम आपने लिख दिया, मतलब नहीं समझाया। चलिए देखिए ये ना क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये हमारा शेयर होल्डर है, ये कौन है, हमारा शेयर होल्डर है, ठीक है, ये जो भी जो शेयर होल्डर होल्ड करते हैं वो है, ठीक है। अब इसको क्या करना है ना, अभी शेयर नहीं लेना, ये बोलते हैं मुझे अभी शेयर नहीं चाहिए, मुझे बाद में चाहिए, ठीक है, अभी मुझे नहीं है मन, मुझे नहीं परचेज करना है। तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी क्या करती है, ठीक है अभी आपको नहीं चाहिए तो मैं आपको एक चीज इश्यू कर देता हूं, दैट इज मैं आपको शेयर वारंट दे देता हूं। मैं आपको शेयर का वारंट, जैसे वारंटी देते हैं ना हम किसी चीज की, वैसे मैं एक शेयर वारंट दे देता हूं आपको, और ये एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, लिख के इस डॉक्यूमेंट में दे देता है, ठीक है। और अगर ये बंदे के पास वो शेयर वारंट है तो वो क्या करेगा ना, वो अभी परचेज नहीं करेगा, बट उसके पास ये पूरा राइट होगा, उसके पास ये पूरा राइट होगा कि वो शेयर को परचेज कर सकता है इन फ्यूचर। कब, इन फ्यूचर परचेज कर सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर जो भी वहां पे रिटर्न होगा उसी नंबर ऑफ शेयर पे वो
जो है उतने ही शेयर्स खरीद सकता है, और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो है उस पे लिखा होगा कि किस टाइम के लिए होगा। दिस इज वेरी सिमिलर टू द वारंटी। जैसे वारंटी देते हैं हम, सिमिलर लिखा होता है ना कि आपको इतना जो है सामान मिल जाएगा अगर सामान खराब हुआ, लेकिन इसमें खराब वराब होने की ऐसी कोई संभावना नहीं होती है, शेयर्स कभी खराब नहीं होते। तो इसमें क्या होता है ना, उसको पूरा राइट मिल जाता है, लाइक एक टिकट जैसे मिल जाती है ना, वैसे इसको टिकट मिल जाती है, ठीक है, शेयर होल्डर को, कि इन फ्यूचर ये कभी भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर खरीद सकता है, लेकिन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड वही पर्टिकुलर प्राइस पे या डिटरमाइंड प्राइस पे जो भी इस शेयर वारंट में लिखा होगा। समझ में आ गई? तो अभी देखिए इसको क्या करते हैं ना हम, यहाँ पे हमने इसको क्यों लिखा है, इतना समझ में आ गया। अब बात आती है मैम यहाँ पे ये इसका क्या काम है। देखिए कभी कभी क्या होता है, मनी रिसीव्स अगेन शेयर वारंट। देखिए कभी कभी हमें ना एज अ शेयर्स पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, तो जब पैसे नहीं मिलते, अलग से पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये शेयर वारंट है ना, ये फ्यूचर के लिए है, ये लाइबिलिटी नहीं बन गई है हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला फ्यूचर में कभी खरीदेगा, कभी खरीदेगा, तो हमको कब पता कभी खरीदेगा तो कब खरीदेगा, राइट। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी है, ठीक है ना। दैट इज वाई हमने यहाँ पे लिखा है अलग से मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट, क्योंकि हमने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो पैसा आ रहा है ना, ये शेयर वारंट से आ रहा है जो हमने इशू किए थे कल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है। ये भी थोड़ा उसी से सिमिलर है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये क्या होता है, देखिए शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब होता है जहां पे आपको अलॉटमेंट नहीं मिली हो, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला हो, उसको हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी, आगे क्या था, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि आपको एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है लेकिन आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, अभी आपका पेंडिंग है, ठीक है, अभी आपका जो है पैसा पेंडिंग है, रह गया है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है ना, ये भी एक लाइबिलिटी के अंदर है, तो वो पैसा यहाँ पे आता है, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं ना अपनी कंपनी वाली बुक में जो है, वहां पे शेयर्स में आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाती है अब हमारे पास, ठीक है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, तो देखिए नॉन करंट जो लाइबिलिटी होती है हमारी, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, तो बेसिकली नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो 1 साल के लिए होती है या 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, जो अभी करंट की नहीं है बेसिकली, ठीक है। सो 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आती है हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो नॉन करंट का समझ में आ गया, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, जो हमारी अभी करंट की लाइबिलिटीज जो है नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो वो कौन सी लाइबिलिटी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, जो फॉर 1 ईयर या हम कह सकते हैं मोर देन 1 ईयर के लिए होती है। तो चलिए आते हैं, मैंने साइड पे ना आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को अटैच कर दिया, ऊपर शायद फॉर्मेट में वो मिस हो गया है, बट मैंने इसलिए भी अटैच किया है क्योंकि देखिए ये दोनों चीजें जो है ना,
ये नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, इसको आपको कैसे याद करना है? देखिए ये कंपैरिजन नेचर की है, तो अगर आप कंपैरिजन करके इसको याद करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखी है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लिखी है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लिखे हैं, यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस लिखे हैं, यहाँ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिखे हैं, यहाँ अदर करंट। अगर आप इनको कंपैरिजन नेचर से करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए मैंने साइड पे अटैच कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को हम कंपैरिजन नेचर से ही करेंगे। हम देख लेते हैं, हम यहाँ लिखते हैं दैट नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और इस साइड में लिखूंगी विद कंपैरिजन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो में फर्क क्या है भाई साहब? इनमें ये फर्क है कि ये वो होती हैं जो फॉर 1 ईयर होती हैं लाइबिलिटीज एंड मोर देन 1 ईयर। 1 साल या 1 साल से ज्यादा की जो लाइबिलिटीज होती हैं हम उनको नॉन करंट बोलते हैं, क्योंकि वो करंट नहीं रह जाती, तो इसलिए हम उनको फॉर 1 ईयर और फॉर मोर देन 1 ईयर जो है इससे समझते हैं। और करंट लाइबिलिटीज क्या होगी? करंट का मतलब क्या होता है? अभी का जो चल रहा है, राइट। और करंट लाइबिलिटी जो होती हैं वो विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, जो विद इन 12 मंथ्स में जो है सेटल हो जाती है, हम उनको करंट लाइबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। 12-12 महीने की ये छोटी छोटी लाइबिलिटीज होती हैं, ये बड़ी लाइबिलिटीज होती हैं, इसलिए हम इनको लॉन्ग टर्म्स भी कहते हैं और इनको हम शॉर्ट टर्म भी कहते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे इसका नीचे जो हेड है ना, पहला हेड, वो आता क्या है? पहला हेड जो है इसका कौन सा आता है? दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। मैंने बताया ना ये लंबे समय के लिए होती है, 1 या 1 साल से ज्यादा के लिए होती है, इसलिए हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहते हैं। और इनको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये 12 महीने में ही खत्म हो जाती है, राइट। तो इसीलिए इसके अंदर आता है हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। अब बोरिंग्स क्या होती हैं? बोरिंग्स वो होती हैं जो आपने किसी से उधार लिया हो, ठीक है, या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये वो चीजें होती है जो लंबे समय के लिए। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ए सेक्शन में? दैट इज शॉर्ट टर्म। ये कम समय के लिए होती है, 12 महीने के अंदर अंदर ही आपको कवर जो है हो जाती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा क्या है? यहाँ पे दूसरा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। देखिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा एक्सपेंशन में है, नॉट इन सिलेबस, ठीक है। बट फिर भी हम पढ़ लेंगे दैट डेफर्ड टैक्स क्या होता है बाद में। अभी यहाँ पे देखिए अदर करंट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिखी और यहाँ अदर करंट लाइबिलिटी। देखिए अदर का मतलब क्या होता है? बता सकते हैं आप मुझे अदर का मतलब क्या होता है? अदर होता है जो ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नहीं कवर कर रही हैं, उनको हम अदर में डाल देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी हो सकती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो हम उनको अदर में डाल देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको नाम दे दिया अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। जो इसमें कवर नहीं हो रही वो इसमें हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अदर जो है नॉन करंट भी हम लिख सकते हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं, ठीक है। वे सब आगे आते हैं हम अपने। तो देखिए कितना इजी हो गया कंपैरिजन नेचर से जब हमने किया। तो आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है? आगे हमारे पास यहाँ पे है लॉन्ग टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और उस साइड हमारा आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या डिफरेंस है इसमें? मैम डिफरेंस तो हम तब बताएंगे ना जब आप बताओगे प्रोविजन क्या होता है, ठीक है। प्रोविजन हम समझ लेते हैं सबसे पहले, प्रोविजन क्या होता है। तो प्रोविजन जो होता है ना वो क्या होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोविजन काफी पढ़ा है आपने प्रोविजन के बारे में, राइट। तो उसी प्रोविजन की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली प्रोविजन आर दी अमाउंट, ये ऐसा अमाउंट है विच सेट असाइड बाय अ कंपनी, जो कंपनी जो है
सेट करती है साइड पे। ये मैंडेटरी भी होता है कंपनीज के लिए, कभी कभी ये मैंडेटरी नहीं भी होता है, ठीक है, लेकिन अगर कंपनीज इसको बनाती है तो फ्यूचर के लॉसेस इनके कवर हो जाएंगे, ठीक है। सेट असाइड बाय अ कंपनी टू मीट, किसके लिए, टू मीट फ्यूचर लाइबिलिटीज या लॉसेस। अगर कोई फ्यूचर में आपके कुछ लॉसेस हो जाते हैं, कुछ लाइबिलिटीज हो जाती हैं, आपके पास पैसा नहीं है और आपने प्रोविजन बना रखा है, तो उसको कवर अप करने के लिए आपके पास ये प्रोविजन बहुत काम आता है। अभी जैसे आपको पता है कोविड की सिचुएशन हुई, ठीक है, अब कोविड की जो सिचुएशन हुई थी ये अनसर्टन थी, ठीक है, ये आपका अनसर्टन था। तो जिन लोगों ने प्रोविजंस बना रखे थे, जैसे प्रोविजंस बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा प्रोविजन जो आपने सुना है वो कौन सा है, जो बार बार सुनते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जिनके नाम से बनाए जाते हैं, ताकि अगर कुछ हमें जो है इन फ्यूचर लॉस हो तो हम कवर कर सके। तो जिन लोगों ने कोविड के चलते, जिन लोगों ने अपने रिस्क को पहले ही सर्टन कर लिया था कि इस तरीके की पोजीशन आ सकती है या कोई भी रिस्क आ सकता है, और उन्होंने प्रोविजन सेट किए होंगे चीजों के लिए, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन जिन लोगों ने आपके प्रोविजन सेटअप नहीं कर रहे होंगे, उनको प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, और उनकी कंपनी शट डाउन हुई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वो प्रोविजंस होते हैं हमारे जो लंबे समय के लिए हम प्रोविजन सेटअप साइड करते हैं, यानी कि हम 12 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद जब हम उसको यूज करते हैं तब उनको लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये होते हैं कि वो 1 साल के अंदर ही यूज हो जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन से होते हैं, जो 1 साल के अंदर ही जो है यूज हो जाते हैं, हम उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। देखिए लॉन्ग टर्म में प्रोविजन में आपका जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपका ग्रेचुटी वाला प्रोविजन आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपका डाउटफुल डेब्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो समझ में आ गई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस है। नाउ हमारा शॉर्ट टर्म भी हो गया, हमारा लॉन्ग टर्म भी हो गया, हमारा जो है अदर करंट लाइबिलिटीज भी हो गया, और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गया। अब यहाँ पे एक चीज है ट्रेड पेबल, ठीक है, एक चीज क्या है हमारे यहाँ पे, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल कौन से होते हैं वो बताइए मुझे। देखिए ट्रेड पेबल्स होते हैं आपके जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं ना, जो आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल होते हैं, वो उनको बोलते हैं हम, ठीक है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल वालों को हम अपने ट्रेड पेबल कहते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है, और कौन सा रह गया यहाँ पे, अब रह गया आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेफर्ड टैक्स, जब भी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ तो मैं उसके आगे एक जो है फुल स्टॉप डाल देती हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि वो जो है मैंने फुल फॉर्म लिखी है, ठीक है। डेफर्ड टैक्स जो मैंने मतलब ऐसे हाफ लिखा होता है ना कोई वर्ड, तो आप उसको फुल कर लीजिएगा जब आपको लगे, क्योंकि मेरे को आदत है ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने की, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो मुझे यहां से ये तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ टैक्स के बारे में है, और टैक्स की कुछ लायबिलिटी सर्टन कुछ ऐसे करके है, तो उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें लिखा। तो देखिए द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी on a company balance sheet represent a future tax payment, so it represents a future tax payment, ठीक है, that the company is obligated to pay इन दी फ्यूचर। देखिए फ्यूचर समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन फ्यूचर अगर आपको, ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपको कोई टैक्स की लायबिलिटी देनी है, लेकिन इन फ्यूचर देनी है, तो इन फ्यूचर मतलब क्या हो गया भाई साहब, लायबिलिटी तो हो गया ना, देनी तो पड़ेगी। तो जब आपको कोई फ्यूचर में कोई टैक्स देना है, ठीक है, और आप उसके लिए ऑब्लिगेटेड, आपकी कंपनी की आपको पे करना ही करना है, लेकिन फ्यूचर में करना है, उसको हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। आगे समझ, चलिए आगे देखते हैं। तो इस हिसाब से हमारी सारी लायबिलिटी वाली सेक्शन जो है कवर हो चुकी है।
सारी लाइबिलिटी वाली सेक्शन कवर हो चुकी है। अब हमारी बारी आती है एसेट्स पे। तो भैया एसेट्स पे क्या है, जल्दी से ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये मेन हेड है, देन यहाँ पे हमारा ये क्या है, मेन हेड है। देखिए एज इट इज, जैसे वहां था नॉन करंट लाइबिलिटीज, वैसे यहीं पे नॉन करंट एसेट्स हैं, और फिर उसके बाद हमारे करंट एसेट है, जैसे वहां पे करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ये मच इजियर है दैट लाइबिलिटी। ये हमारा मेन हेड है। ठीक है, और ये सारे हमारे बीच वाले जो हैं ये सब हेड है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं भाई साहब? फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंटरप्राइज का नाम सुना होगा आपने, पीपीई। पीपीई फिक्स एसेट के अंदर ये तीन चीजें आती हैं हमारी, प्रॉपर्टी, प्लांट, लैंड भी आती है वैसे, ठीक है, और एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये हमारे एटसेट्रा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इससे आप याद रखेंगे कि फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं। ठीक है, देन पहली बात तो नॉन करंट एसेट क्या होता है वो भी पढ़ लेते हैं हम। नॉन करंट एसेट, जैसे मैंने बताया उसमें भी कि नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो मोर देन 1 ईयर के लिए हम रखते हैं। ठीक है, मोर देन 1 ईयर के लिए रखते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं ना बेटा, ये नॉट फॉर सेल पर्पस होते हैं। क्या होते हैं? नॉट फॉर सेल पर्पस। ठीक है, इनको हम बेचते नहीं हैं, इनको हम बेचते नहीं हैं अनलेस और अनटिल हमारी डिसोल्यूशन ना हो जाए। ठीक है, हमारी कंपनी वाइंड अप ना हो जाए तब तक हम इनके साथ कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही हमारे नीचे आते हैं टेंजिबल एसेट्स। सबको पता है टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं हमारे। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? टेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज टेंजिबल एसेट। ठीक है, एंड इनटेंजिबल इसी के जो है विपरीत आ जाते हैं। इनटेंजिबल वो होते हैं जो हम देख नहीं सकते, जो हम महसूस कर सकते हैं, जिसमें हमारी क्या आती है? गुडविल। ठीक है, पेटेंट आपके हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, वो सब हमारी जो है यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम क्या है। देखिए नेक्स्ट में हमारे पास है यहाँ पे टेंजिबल एसेट, आपको समझ में आ गया। ठीक है, देन उसके बाद आगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए हमेशा याद रखिएगा ये जो टेंजिबल एसेट्स है ना, ये आगे चल के वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो होते हैं वो आगे चल के टेंजिबल एसेट बनते हैं। और इनटेंजिबल एसेट जो होते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ सो दैट आपको देखने में इजी हो जाए। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होती है, ये आगे चल के आपके टेंजिबल एसेट बन जाते हैं। और ये जो इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है ना, ये आगे चल के आपके पूरे प्रॉपर इनटेंजिबल एसेट बन जाते हैं। मैम अब क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए ध्यान से सुनेगा। देखिए मैंने बोला कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कुछ ऐसे टेंजिबल एसेट्स जो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस हैं, उनको हम कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब कैसे? देखिए अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग क्या है हमारी? बिल्डिंग हमारी टेंजिबल एसेट। ठीक है, अब वो बोलते हैं बिल्डिंग जो है अगर वो वर्क इन प्रोग्रेस अभी तक बनी नहीं है, वो ठीक है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो भाई साहब हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको यही तो कहेंगे कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी हमारी बनी नहीं है, लेकिन जब वो बन जाएगी तो हम उसको टेंजिबल एसेट कह देंगे, राइट। ऐसे ही अगर इनटेंजिबल एसेट कोई अंडर डेवलपमेंट में है तो उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स कहेंगे। लेकिन कैसे मैम? ये तो बिल्डिंग का आपने बता दिया। देखिए बेटा इनटेंजिबल एसेट जो है हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो अंडर डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैंने कुछ बोला कि कुछ आपकी पेटेंट्स हैं कुछ, ठीक है, पेटेंट्स अपने करवाने हैं, कॉपीराइट्स करवाने हैं, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं हो जाते ना, उनको टाइम लगता है। तो ऐसे एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट जो अभी भी डेवलप हो रहे हैं, उनको टाइम लग रहा है, अभी भी फॉर्मूला जैसे बनता है तो फॉर्मूले को टाइम लगता है बनने में, वैसे ही जो इनटेंजिबल एसेट है वो अंडर डेवलप वो होते हैं, ठीक है, और बाद में वो टेंजिबल एसेट बन जाते हैं। इससे समझ में आ गया आपको? अभी नेक्स्ट देखते क्या। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये कौन सी होगी? करंट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो मोर देन 1 ईयर के लिए जो है हम रखते हैं। तो ये 1 ईयर के लिए नहीं रखते हैं हम, ठीक है, इनको हम 1 ईयर के लिए नहीं रखते, या फिर मैं कहूंगी सीधे दैट
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, अच्छा नीचे करंट, ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे बीच में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है भाई? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो होती है जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए हमने जो है इन्वेस्टमेंट करी हो कहीं पे भी। तो कहीं पे भी अगर आप 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ डैट इन्वेस्टमेंट फॉर 1 और मोर देन 1 ईयर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, ठीक है, ये कह सकते हैं। नाउ डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होते हैं? दिस इज अगेन नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन ये भी जो है ऑपोजिट ही होता है डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के जैसे, ठीक है। जैसे वहां पे हमें टैक्स पे करना होता था, यहाँ पे अगर हमने ज्यादा अमाउंट पे कर दिया तो वो जब हमारे पास अमाउंट जो है रीपे होके आता है, दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं? देखिए आपने किसी को लोन दिया है, लंबे समय के लिए लोन दिया है, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स में आते हैं। अगेन इन दोनों का भी नेचर कंपैरिजन है। देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बता दिया कि इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, लेकिन ये विद इन 1 ईयर होते हैं, विद इन 1 ईयर होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा आ गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कौन से होते हैं भाई? शॉर्ट टर्म वो होते हैं जो आपने छोटे समय के लिए किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं? जो आपने लंबे समय के लिए किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अदर करंट एसेट, जो करंट एसेट के अंदर नहीं आ पाए होंगे वो अदर करंट एसेट के अंदर आ गए होंगे, और जो नॉन करंट एसेट के अंदर नहीं आ पाए होंगे वो अदर में आ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? करंट एसेट कौन से होते हैं? जो 1 साल से कम, ठीक है, और इनको हम सेल कर सकते हैं 1 साल से कम वाले एसेट्स को, लेकिन 1 साल या 1 साल से ज्यादा जो एसेट्स होते हैं, यानी कि हमारे नॉन करंट एसेट्स, वो हम सेल पर्पस के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है? तो इन्वेंट्रीज के लिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पेज पे। देखिए इन्वेंट्रीज तो आपने सुना ही होगा, जिसको हम स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या कवर होता है वो देख लीजिए। इन्वेंट्रीज जैसे कि आपका हो गया रॉ मटेरियल, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया फिनिश्ड गुड, इन सबको हम बोलते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये इसमें कवर होते हैं हमारे इन्वेंट्रीज के अंदर, ठीक है। इन्वेंट्रीज डन, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं हमारे? ट्रेड रिसीवेबल, देखिए ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं हमारे, वो भी हम देख लेते हैं नीचे। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक हमारा आपका आता है सन्ड्री डेप्टर्स, प्लस हमारे पास आते हैं हमारे बिल्स रिसीवेबल। जैसे हमारे उसमें बिल्स पेएबल आते थे, ठीक है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आते हैं ट्रेड वाले में, ठीक है। ट्रेड पेएबल में हमारे जो है क्रेडिटर्स और ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में हमारे कौन कौन से आते हैं? ट्रेड रिसीवेबल और पेएबल भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पेएबल में हमारे यहाँ क्या आते हैं? क्रेडिटर्स आते हैं, और हमारे जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे नीचे सेक्शन में ट्रेड रिसीवेबल में हमारे आते हैं डेप्टर्स प्लस बिल्स पेएबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। रिसीवेबल से आपको याद रखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। सारे हमारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट, बस एक लास्ट रहता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें क्या आता है वो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है?
देखिए ये होता है टोटल ऑफ द कैश इन हैंड, ठीक है, कितना आपके पास कैश इन हैंड है वो, ठीक है, और कितना आपके पास कैश एट बैंक है, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है ना भाई साहब, वो आता है हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, आगे समझ। आगे समझ, तो सारे यहाँ पे हमारे कवर हो गए, ये आपका फॉर्मेट हो गया, इसमें करंट जो है आपकी करंट वाली जो लाइबिलिटीज है यहाँ पे नहीं है, वो किसी कारण मैंने देखा नहीं शायद से, तो वो मैंने आपको नीचे यहाँ पे बता दी थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। तो हर एक चीज हमने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल श्योरली रिप्लाई टू एवरीवन्स क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट